नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम सितंबर 2022 में होने वाली है, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब हमारी परीक्षा आरंभ होने में कुछ ही दिन शेष हैं। तो जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने जाने वाले हैं 16, 17 और 18 सितंबर के दिन, उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए परीक्षा को लेकर, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए और उनका जो दिमाग है वो किस तरह से फोकस होना चाहिए, मन शांत किस तरह से होना चाहिए। शांत मन से मेरा मतलब है कि जब आप परीक्षा देंगे तो आपके आसपास लगभग 100 या 150 बच्चे उस समय परीक्षा दे रहे होंगे। कुछ आपसे पढ़ने में तेज होंगे, कुछ पढ़ने में आपसे थोड़े स्लो होंगे। वहाँ पे आप अपना जो ध्यान है उसको केंद्रित किस तरह से रखें कि मुझे अपना जो 100% है वो इंग्लिश टाइपिंग पे देना है, हिंदी टाइपिंग पे देना है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं और मैथ, रीजनिंग, जीके या हिंदी पैराग्राफ कुछ भी मुझे गलत नहीं करना है। मुझे अपनी एग्ज़ाम को किस तरह से क्लियर करना है। तो आप ये सब चीज़ें तभी कर सकते हैं जब आपका मन क्या हो, शांत हो और आपका ध्यान जो हो वो केंद्रित हो। तो इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि ये जो चीज़ है हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है, कंप्यूटर से हटके है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपका कंप्यूटर पढ़ना ज़रूरी है। वहाँ पे आपकी रणनीति अगर सही हुई तो आप 2 से 4 नंबर सही रणनीति के आधार पे भी आपके बढ़ा सकते हैं। जिनकी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड कम है, उनको किस तरह से रणनीति को वहाँ पे अपनाना चाहिए। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग मैं 5 बार सीपीसीटी की एग्ज़ाम हॉल में बैठ चुका हूँ। परीक्षा का प्रेशर क्या होता है, और 3 साल, कोरोना को अगर हम छोड़ दें बीच वाला साल, तो लगभग 3 साल की सीपीसीटी परीक्षा देने का मुझे अनुभव है। तो वहाँ पे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमारे ध्यान को हमें केंद्रित करना चाहिए, उन सारे विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सीपीसीटी की परीक्षा हो रही है वो हमारी हो रही है सितंबर में, सितंबर 2022 में हो रही है 16, 17 और 18। 2019 तक ये जो एग्ज़ाम है सीपीसीटी की सिर्फ 2 दिन हुआ करती थी, परंतु परीक्षार्थी बढ़ने के कारण इसको बढ़ाकर अब 3 दिन कर दिया गया है। देखिए, मैप आईटी जो संस्थान है वो इसका आयोजन करवाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम हिंदी टाइपिंग कैसे करें, इंग्लिश टाइपिंग कैसे करें, फ़ॉन्ट क्या होता है, कंप्यूटर कैसे पढ़ें। सारे क्वेश्चनों के आंसर आज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं A to Z। एक भी सब्जेक्ट आपका छूटने वाला नहीं है। उसकी पूरी, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी पूरी लिस्ट आज मैं बनाकर लाया हूँ। देखिए, पूरी लिस्ट में यहाँ पे बना के लाया हूँ। पर्ची में लगभग 10 चीज़ें लिखी हुई हैं। आज इन्हीं पे हम सब यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, सीपीसीटी क्या है, तो सीपीसीटी जो है वो मैप आईटी इसका आयोजन करवाती है। मैप आईटी एक संस्था है मध्य प्रदेश शासन की, वो इसका आयोजन करवाती है। सीपीसीटी की परीक्षा इसलिए रखी गई है व्यापम द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ताकि बच्चा जो परीक्षार्थी, जो अभ्यर्थी है, उसमें कंप्यूटर की दक्षता का परीक्षण किया जा सके। उसको कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, उसकी टाइपिंग है या नहीं है। पहले टाइपराइटर हुआ करते थे, कंप्यूटर का इतना ज़्यादा चलन होता नहीं था, इसलिए सीपीसीटी पहले नहीं सुनी होगी आप लोगों ने। सीपीसीटी का जो चलन है वो 2015 से आरंभ हुआ है। उसके बाद अब कंटिन्यू ये बढ़ता ही जा रहा है। लाखों परीक्षार्थी हर सेशन में एग्जाम अब देते हैं। तो देखिए, सीपीसीटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं। सीपीसीटी में 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर का। इसको हम कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रश्नों की अगर हम बहुलता की बात करें, प्रश्नों की अगर संख्या की बात करें, तो वो कंप्यूटर के प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 75 का ये पूरा भाग होता है। इसमें से 52 जो प्रश्न होते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर से ही आते हैं। उसके बाद अगर हम गणित विषय की बात करें तो मैथ से लगभग 6 प्रश्न यहाँ पे आपके बनते हैं। उसके बाद जीके की अगर हम बात करें तो जीके से भी लगभग 6 प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं। एक हिंदी का पैराग्राफ आता है, उससे आपके 5 प्रश्न बनते हैं। वहीं आपकी जो रीजनिंग होती है उससे भी आपके 6 प्रश्न बनते हैं। देखिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 5 कितने हो गए हमारे 23, 23 और 52 हमारे कितने हो गए 75 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, इन 75 क्वेश्चन में से हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 38 नंबर। तो अगर आपका कंप्यूटर मजबूत है
तो आप 52 में से भी 38 लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट ये है कि आप अगर इनमें से भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, जैसे जो 23 नंबर है, यहाँ से आप अगर 19-20 का स्कोर भी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि हमें इतना मजबूत करना है कंप्यूटर कि आप 52 में से ही पूरे 38 नंबर लेके किसी भी तरह से आ जाओ। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे हम CPCT का जो एग्ज़ाम है वो कितने दिन चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि CPCT का जो एग्ज़ाम है 3 दिन चलता है, पर जो एक परीक्षार्थी होता है उसकी संपूर्ण परीक्षा, तीनों भागों की परीक्षाएं एक ही दिन में समाप्त हो जाती हैं। किस तरह से होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है। जब आप कंप्यूटर के एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। आपको कंप्यूटर पे ही बैठना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको पेन हमेशा साथ लेकर जाना है, पेन साथ लेके जाना है। और एक CPCT की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं। 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे ये फ़ोटोकॉपी आपकी लगवाई जाती है। इस पर आपका नामांकन क्रमांक जो होता है, रोल नंबर जो होता है, आपका शायद डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो लिखवाई जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो एक पेन और एक 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आप लेके जा सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से आप मास्क पहन के जा सकते हैं, सैनिटाइज़र लेके जा सकते हैं, पानी की बोतल भी आपकी अपने साथ लेकर आप जा सकते हैं। ठीक है, बहुत IMP चीज़ थी, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर का टेस्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का टेस्ट आपका होने के बाद 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उस ब्रेक के बाद आपका होगा इंग्लिश की टाइपिंग। इंग्लिश की टाइपिंग जो होगी आपकी, मैंने आपको बताया है कि जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें आपको गति जो स्पीड चाहिए वो चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट की आपको यहाँ पे गति चाहिए। 30 शब्द प्रति मिनट की अगर आपकी गति नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, और अगर है तो आप यहाँ पे पास कर जाएंगे। दूसरी बात है, इसके बाद ये जो चीज़ आप दे दोगे, इसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा। कंप्यूटर और इंग्लिश टाइपिंग देने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो कंप्यूटर जो होता है वो फिर से रीस्टार्ट होता है। फिर से आपको आपके जो पासवर्ड वगैरह हैं वो फिर से डालने उसमें पड़ेंगे। पासवर्ड जब आप डाल दोगे उसके बाद फिर आपकी हिंदी टाइपिंग यहाँ पे होगी। इसी बीच में शायद आपके नंबर भी पता आपको चल जाते हैं। इसके बाद आपकी होती है हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग के इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के बीच आपको लगभग 5 से 7 मिनट का आराम से ब्रेक आपको मिल जाता है। उस ब्रेक में आप फोकस रहिए, माइंडसेट, और थोड़ा बहुत आप चहलकदमी कर सकते हैं। चहलकदमी से मतलब है टहल नहीं सकते, हाथों को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं ना, पूरी तरह से फिंगर फ्री कर सकते हैं आप। ठीक है, अपनी जो बेंच जिस पर आप बैठे हैं उसको आप ठीक तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, कीबोर्ड को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। इतना समय आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर आपकी होती है हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग जब आपकी होती है, हिंदी टाइपिंग में आपको स्पीड चाहिए होती है 20 वर्ड पर मिनट, यानी कि 20 शब्द प्रति मिनट की आपको यहाँ पे स्पीड हिंदी में गति चाहिए होती है। तो ये नॉर्मल है, हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी आराम से आ सकती है। जब आप इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सबमिट हो जाती हैं, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ओवर एक्साइटमेंट में, अति उत्साह में अपने नंबरों को देखना ही वो भूल जाते हैं और उन्हें रिजल्ट का वेट फिर करना पड़ता है। तो बिल्कुल शांत रहिए। परीक्षा अगर आपने दे दी है तो मॉनिटर पे फोकस रहिए, है ना, और एक एक स्टेप को पढ़कर आराम से क्लिक कीजिए। पढ़कर आराम से क्लिक कीजिए। आप पढ़कर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल भी गलती होने की संभावना आपकी नहीं है। अगर आप बिना पढ़े क्लिक करेंगे, भाड़ में भीड़ को देखकर इसने कर दिया तो मैं भी कर दूं, इसने कर दिया तो मैं भी करूं, तो आपका गलत हो जाएगा। किसी भी तरह की अगर आपको गलती है तो वहाँ पे जो आपके टीचर लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए वहाँ खड़े हुए हैं, उनको आप बुला सकते हैं। वो हर तरह की आपकी मदद आपको करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप पासवर्ड भी नहीं डाल पा रहे हैं, आपने कंप्यूटर को इससे पहले कभी हाथ भी नहीं लगाया है, कभी आपने CPCT की परीक्षा नहीं दी है, पहली बार भी दे रहे हैं, तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए ही वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, किसी प्रकार का आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना, मशीनी डिवाइस आप वहाँ पे लेके नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक मैं चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी और एक बता देता हूँ कि जब आप CPCT की परीक्षा दें, CPCT की जब आप परीक्षा देते हैं तो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग से पहले आपका होता है सबसे बेस्ट चीज़ जो हमारे लिए मानी जाती है, वो होती है आपका मॉक टेस्ट।
टाइपिंग का आपका मॉक टेस्ट होता है, उस मॉक टेस्ट में मैंने जो अब तक किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सब लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट का वो मॉक टेस्ट होता है और उसमें सब अपनी टाइपिंग स्पीड वहाँ पे दिखाते हैं कि देखो मैं कितनी जल्दी इसको टाइप करके बैठ जाता हूँ, मैं कितनी जल्दी इसको टाइप करके बैठ जाता हूँ। मैं पता है उस मॉक टेस्ट में क्या करता था, मैं उस मॉक टेस्ट में करता था कि क्योंकि उसका कोई मतलब तो है नहीं, वो सिर्फ मॉक है, तो मैं कीबोर्ड की सारी की को उसमें प्रेस करके देखता था कि मेरी जो की है वो सही तरह से काम कर रही है या नहीं है। ठीक है, तो मैं सारी की को आराम से वहाँ पे प्रेस करके देखता था, बहुत आराम से, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। अगर उसमें आप फेल भी हो जाते हो, कम स्पीड भी आती है, तो कोई वो घबराने वाली बात वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं सारी की को प्रेस करता था ताकि अगर मेरा कीबोर्ड किसी कारणवश काम नहीं करे तो मैं उसको चेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, पर मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आप बीच में किसी से बोलते हैं कि सर मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, मेरा कीबोर्ड फ्री नहीं चल रहा है, मेरा कीबोर्ड टाइट चल रहा है, कई बार क्या होता है कि जो बैक स्पेस होता है वो 2 बार दबाने पर 1 बार स्पेस देता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने वहाँ पे होती हैं। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने जिस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस की है उस कीबोर्ड से थोड़ा सा अलग कीबोर्ड एग्ज़ाम सेंटर में वहाँ पे होता है। वहाँ पे डेल का कीबोर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे नॉर्मल जो कीबोर्ड होते हैं इनसे अलग होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग डेल के कीबोर्ड पे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके देख लें। और एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे हमेशा करते हैं कि लैपटॉप पे कभी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसकी की बहुत ज़्यादा छोटी होती है और डेल की जो कीबोर्ड की होती है थोड़ी बड़ी आकार में होती है। इसके आगे हम देखते हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में। भैया टोटल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी टाइपिंग क्या क्या होती है। देखो, हिंदी टाइपिंग में कृतिदेव भी होता है, मंगल फ़ॉन्ट भी होता है। जब आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है, बाकायदा आपको वो पूछेंगे भी से एग्जामिनर आपसे, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइटल बार होता है उसके जस्ट नीचे आपको एक लैंग्वेज बार का ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है। उस लैंग्वेज बार पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोनों में से कोई सी भी एक भाषा का आप वहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। और कंप्यूटर के प्रश्नों को देने से पहले भी आपको अपनी भाषा का चुनाव करना है कि मुझे हिंदी भाषा में अपना एग्ज़ाम देना है या इंग्लिश भाषा में अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इसके बाद हिंदी की टाइपिंग यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों फ़ॉन्ट होते हैं, अब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग की मैंने आपको बता दी कि 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है। आराम से, शांत मन से, केंद्रित होकर बिल्कुल एग्ज़ाम दें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लगभग 100 बच्चे आपके अगल बगल बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं और कीबोर्ड की जो आवाज़ आती है ना भाई, क्या तो आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा है जैसे मान लो रेस चल रही हो भयंकर, इधर से भी गाड़ी उधर से भी गाड़ी, और वहाँ पे हम मासूम से बन के बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे ना हमें डरना नहीं है, हमें फाइटर बन के वहाँ पे डटकर मुकाबला करना है। मेरे साथ यही होता था कि मैं उन आवाज़ों से ही मैं डर जाता था, खुद में डर जाता था, बिल्कुल भी हाथ मेरे कांपने लगते थे। इस तरीके से कि मेरी घर पे जो 45 की स्पीड आती थी वो वहाँ जाके 25, 24, 26 इस तरह से आती थी। पर आखिरी बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं वॉरियर की तरह लड़ा बिल्कुल। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जंग में हारने वाला इंसान कभी भी हारा हुआ नहीं कहलाता है। अगर वो हार भी जाता है तो भी वो योद्धा कहलाता है। जंग में जीतने वाला जो इंसान होता है वो विजयी कहलाता है, पर हारने वाला कभी हारा हुआ नहीं कहलाता, वो योद्धा कहलाता है। तो योद्धा की तरह लड़ना है। कीबोर्ड की कितनी ही आवाज़ है, आपको खुद पे आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं 30 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है उसको क्रॉस करके जाऊँगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं पेपर देने का तरीका। भैया देखो, पेपर देने का जो तरीका होता है वो सबसे मोस्ट टाइम पे तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर कंप्यूटर के हमारे 52 क्वेश्चन हैं, जो मैंने अप्लाई किया वो बताता हूँ। कंप्यूटर के अगर हमारे 52 क्वेश्चन हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पूरे 52 के 52 क्वेश्चन यहाँ पे याद हों, कभी नहीं होगा। 52 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं याद होते। यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम का पेपर जो बनाते हैं शायद उनको भी वो चीज़ नहीं पता होगी, हालांकि ये मजाक है, ठीक है, उन्हें पता होगा। पर बड़े से बड़ा जो टीचर होता है वो 5 से 6 क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप उन्हें फंस जाएं और अपना समय वहीं पे गंवा दें। अक्सर ये क्वेश्चन होते हैं पहले से 10 नंबर के बीच में, ताकि आप अपना जो समय है वो यहीं पे व्यतीत कर दें और आगे के जो सरल प्रश्न हैं उनके लिए आपके पास समय ना बचें। तो अगर आप ऐसे किसी प्रश्न में अटक रहे हो जिसको आपने पढ़ा नहीं है, जो आपको थोड़ा सा सस्पेंस में लग रहा है ना, तो वॉच लेटर का एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करें और इसको मतलब बाद में हम देखेंगे, बैगनी रंग से वो वॉच लेटर पे आपका हो जाएगा, ठीक है, मतलब बाद में इसको हम देख लेंगे। उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे वाले को 7 नेक्स्ट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए 52 क्वेश्चन है अगर, तो यहाँ पे क्या करते हैं सारे बच्चे के पूरे 52 को ही अटेम्प्ट कर देते हैं। पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि जो चीज़ नहीं आ रही उसको स्किप करना है। और
अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कि शायद हो सकता है कि 50% सही है 50% गलत है, उस क्वेश्चन को भी मेरे हिसाब से आप छोड़ दें। हालांकि माइनस मार्किंग नहीं है, पर अगर आपको डाउट है कि 50% मेरा हो सकता है सही हो, 50% हो सकता है मेरा गलत हो, तो उस क्वेश्चन को भी आप क्या करें, छोड़ दें। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, आप 100% जिस पे विश्वास हो कि हाँ ये मेरा 100% ही सही होगा, उस पर आपको क्लिक इसलिए करना है। मान के चलिए आपने पूरे 52 क्वेश्चन देख लिए, वॉच कर लिए, इसमें से कुछ क्वेश्चनों को आपने छोड़ दिया, कुछ क्वेश्चनों को आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, मतलब सेव कर दिया, कुछ को आपने वॉच बाद में वॉच लेटर पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो 100% श्योर थे, जिनमें हम 100% हम यहाँ पे संतुष्ट थे कि ये मेरा सही है, मान लो उन क्वेश्चनों की संख्या हो गई 25। 52 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें पूरी तरीके से याद है, पूरे 100% तरीके से हमें वो क्वेश्चन याद थे, ठीक है। अब मान के चलिए 25 हमारे एकदम सही हो गए, यहाँ तो आप कंफर्म हो कि हाँ मेरे 52 में से 25 तो सही है। अब इस 25 को हम काय में से घटा देते हैं, 38 में से, पास होने के लिए 38 चाहिए, 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि अब हमें पास होने के लिए कितने चाहिए, 13 चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये कितना बचा हुआ है, देखिए 23 बचा कि नहीं बचा। इस 23 में से हम कितने लेकर आ सकते हैं, इस 23 में से हम कितने लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे से 10 तो लेके आएंगे ना, ये हिंदी का 5 तो पका पकाया है, आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप इस पैसेज को करोगे तो आपका बन जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से 10 लेके आ गए, तो 25 और 10 हमारे कितने हो गए, 35। अब पास होने के लिए हमें सिर्फ कितने नंबर चाहिए, 3 नंबर। तो वो जो 3 नंबर जो होता है, पास होने के लिए जो 3 नंबर हमें चाहिए, वो हम इजीली कहाँ से ले सकते हैं, इन 52 में से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने 52 में से करे कितने हैं, 52 में से हमने सिर्फ 25 ही तो करें, बचे कितने हैं, 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, हिंदी भी 12 में से 7 गए तो हमारे 5 बचे, 7 बचे, 27। इन 27 में से हम 3 तो किसी भी तरह से सही अपना निकाल सकते हैं ना, और यहाँ से भी तो फिर हमारे बचे 13। कितने हो गए, 7 3 10 की 0, हाँ सिलाई 1 2 और 1 3 और 1 4, 40 क्वेश्चन हमारे बचे। 40 में से हमें सिर्फ 3 सही करना है, 40 में से हमें सिर्फ 3 सही करना है, और माइनस मार्किंग जबकि हमारी नहीं है। वही की वही चीज़ आपकी अप्लाई होती है कि मान लो हमें हमारे इस 52 में से हमारे सिर्फ कितने सही निकले, मान लो 20 सही निकले। अब हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 18 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने चाहिए, 18 चाहिए। और ये जो 23 नंबर का मान लो यहाँ से फिर से हमें कितने आ गए, 10 आ गए, तो कितने हो गए हमारे नंबर, 28 हो गए। पास होने के लिए कितना चाहिए, 38, आए कितने हमारे 28। अब बताओ हमें कितने चाहिए, 10 नंबर चाहिए ना। 10 हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, इसमें से 52 में से हमने सोल्व कितने करे, 52 में से हमने सोल्व कितने करे, 20, बचे कितने हमारे, 32 बचे। क्या आप इस 32 में से आराम से ध्यान से केंद्रित करके 10 नंबर नहीं ला सकते, 10 तुक्के आराम से लगेंगे आपके। हो ही नहीं सकता कि 32 में से 10 किसी के भी सही ना निकले, 3 में से 1 तो सही निकलेगा। इतनी बुरी किस्मत किसी की नहीं होती है, यकीन मानिएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीका था थोड़ा सा एग्जाम को पास करने का। जिन्हें 38 नंबर लाने हैं, है ना, जिन्हें सिर्फ 38 नंबर 40 नंबर से एग्जाम को पास करना है, क्योंकि 60 या 70 नंबर लाने वाला व्यक्ति, 60-65 नंबर लाने वाला व्यक्ति तो सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये तरीका आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल न्यू तरीका है, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पास होने की टिप हमारी यहाँ पे हो गई, आप किस तरह से यहाँ पे पास हो सकते हो, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका आपका नहीं होगा कंप्यूटर को पास करने का। मैं तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अब मैं तो रीजनिंग में देखो क्या है कि मैं तो रीजनिंग का बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया कि सर मैं तो रीजनिंग को हम किस तरीके से पढ़ें। तो मैं तो रीजनिंग का मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अगर आपको 12 जो नंबर का मैं तो रीजनिंग आ रहा है उसको आपको पकाना है, तो आपको सिर्फ अर्थमेटिक को ही कंप्लीट कर लो आप। अर्थमेटिक से मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है। आप औसत को कंप्लीट कर लीजिए, उम्र आयु वाले जो संबंधित होते हैं आयु, ठीक है। नावधारा, रेलगाड़ी,
नावधारा रेलगाड़ी, ठीक है, नल टंकी वाला, इस तरह के जो टॉपिक हैं जो अर्थमेटिक में आते हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अर्थमेटिक से बखूबी यहाँ पे परिचित होंगे। रीजनिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो रक्त संबंध है ना, उसके बाद चलो तो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति हो जाएगी। संख्या पद्धति के बाद कोडिंग डिकोडिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम इसी तरह से कुछ 3-4 टॉपिक रीजनिंग में भी आप कर सकते हो, इजी वाले, ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना घड़ी पढ़ना ना कैलेंडर पढ़ना, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको पढ़ने वाली नहीं है, ना ही दिशा दूरी आपको पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैथो रीजनिंग की चीज़ आपकी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब जो सीपीसीटी के जो परीक्षा की जो फीस होती है वो कितनी होती है, तो 750 के लगभग आपका फॉर्म भराता है, और जो सबसे पास का एग्ज़ाम सेंटर है वही चुने, बाहर और दूर जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बताता हूँ, सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड जो हमारा बन के आता है, देखो उसकी जो वैलिडिटी होती है पहले 4 साल थी, फिर अभी जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं माननीय इंदर सिंह जी परमार, उन्होंने इसकी जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7 वर्ष यहाँ पे कर दिया है। तो सीपीसीटी आप एक बार पास कीजिए और 7 वर्ष तक वो जीवित रहेगा, 7 वर्ष तक आप किसी भी प्रकार के व्यापम के एग्ज़ाम में उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम एग्ज़ाम में एक सबसे ज़रूरी टिप यहाँ पे वो ये है कि कीबोर्ड को लेकर बहुत से बच्चों की आशंका होती है कि सर एग्ज़ाम में हम हमारा कीबोर्ड लेके जा सकते हैं या नहीं। तो एग्ज़ाम में आप आपका कीबोर्ड लेके नहीं जा सकते, एग्ज़ाम हॉल में जो कीबोर्ड वहाँ पे लगे हुए होते हैं, देखो नॉर्मली जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आयोजित होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंप्यूटर लैब वहीं होती है ना। तो वहाँ पे जो कीबोर्ड लगे होते हैं देखो सब वेल टेस्टेड होते हैं, सारे कीबोर्ड जो होते हैं एग्ज़ाम से पहले उनको टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो उन पे किसी भी तरह का संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो जो वर्ड होते हैं वो हाईलाइट होते हैं या नहीं, तो वो वर्ड होते हैं जो हाईलाइट होते हैं, बिल्कुल हाईलाइट होते हैं। और हाईलाइट होने के साथ साथ उनमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी होती है कि हम जो घर पे जो प्रैक्टिस हम जो करते हैं, हम जो क्या करते हैं कि इजी शब्दों की प्रैक्टिस घर पे कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन है कि राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, राम स्कूल जा रहा है ना, राहुल घर पे वापस आ रहा है, दोनों दोस्त हैं, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सिंपल सी बातें। और वहाँ पे जो टॉपिक आता है हिंदी टाइपिंग में वो इस तरीके से भी आ सकता है आपको कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमन जी ने बजट को पेश किया, आर्थिक मुद्दों पे बात की, सामाजिक मुद्दों पे बात की, विदेश नीति पे बात की, अर्थव्यवस्था पे बात की, निवेशकों के आधार पे बात की। तो इस तरीके से भी आपके शब्द आ सकते हैं, क्योंकि एक बार जब हमारे वित्त मंत्री मनोहर पार्रिकर थे, तब रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर थे, तो उस समय के क्वेश्चन भी आए, वो टॉपिक भी हमारे टाइपिंग में आया था। और जो पैसेज जो होता है हिंदी में, जो 5 नंबर का पैसेज होता है, वो जो पैसेज था बहुत सी सिंपल सी कहानी सी आती है, कोई सी भी कहानी का एक भाग होता है, वो उस भाग में से ही आपको पढ़कर वो क्वेश्चंस वहाँ पे ढूंढने हैं। और अगर आपको उसको कम से कम समय में सॉल्व करना है तो उसकी सबसे अच्छी एक रणनीति ये है कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लें। बच्चे क्या करते हैं, 100% जो बच्चे होते हैं 95, वो क्या करते हैं कि पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब 5 क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रश्न को पढ़ लें, पैसेज से हमें कोई मतलब ही नहीं, प्रश्न को पढ़ लें, पैसेज से हमें कोई मतलब ही नहीं। अब मान लीजिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है कि राहुल कौन था, राहुल कौन था, प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब पैसेज में घुस जाओ, पैसेज में जब आप अंदर जाओगे तो जहाँ जहाँ राहुल दिखेगा वहाँ हम उसको पढ़ लेंगे उतना आवश्यकता के अनुसार। होता क्या है, पहले पूरा पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर वापस वहीं गए कि राहुल कौन था देख के आते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ लो,
फिर वापस राहुल के पास चले जाओ, है ना। ये तरीका अपनाओगे तो कम समय में आपका पैसेज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि आजकल जो पैसेज होता है वो टफ़ आने लगा है, उसका जो लेवल है थोड़ा सा टफ़ होने लगा है, ठीक। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पास होने की टिप तो मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आप यहाँ पे पास हो सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे याद आई थी वो ये आई थी कि एक बच्चे ने मुझसे एक बार क्वेश्चन किया था, वो ये था कि सर क्या हम टाइपिंग करते वक्त बैक स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो उसका आंसर ये था कि आप बैक स्पेस को जितनी बार चाहें उतनी बार आप यूज़ कर सकते हैं। देखो, बैक स्पेस को यूज़ करने का फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमारी जो एक्यूरेसी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, और एक्यूरेसी आपकी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपके स्पीड में भी वहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि सर हमने जो समय सीमा थी उस समय सीमा के अंदर अपना पूरा पैराग्राफ टाइप कर दे, लेकिन फिर भी जो हमारी स्पीड है वो कम क्यों है। तो स्पीड कम होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो आपकी एक्यूरेसी होती है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी जितनी कम होगी उतनी ही आपकी गति भी कम होती जाएगी। तो पहली कोशिश तो आप ये करें कि कम से कम गलती करें, लेकिन अगर किसी कारणवश गलती हो भी जाती है तो आप बैक स्पेस का यूज़ आराम से वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी सीपीसीटी के बारे में। सितंबर में जिन लोगों का भी सीपीसीटी का एग्ज़ाम है इसी महीने, उन लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल से आप पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, और एक बात ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हमें लड़ना है, एक योद्धा की तरह लड़ना है ना। किस तरीके से लड़ना है, योद्धा की तरह आपको लड़ना है, ठीक है। ज़िंदगी में अगर कोई मुकाम हासिल करना है तो लड़ना पड़ेगा, भागोगे ना तो ज़मीन भी छोटी पड़ जाएगी, कहाँ तक भागोगे, ठीक है। तो लड़ते रहिए और जीतते रहिए, है ना। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आगामी जो परीक्षा है उसके लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे मुझसे किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं सब लोग पास हो जाएं, है ना। मैं यही चाहूँगा जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं सभी लोग पास हों, क्योंकि ये किसी जॉब का एग्ज़ाम तो है नहीं कि 10,000 पोस्टें और 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जितने लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबके सभी पास हो सकते हैं, है ना, और सभी को पास होना चाहिए। ये मेरी आपके लिए मेरी जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग पास हों, और आप पास होंगे तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैं किसी भी बच्चे के थोड़ा सा यहाँ पे काम आ पाया। क्योंकि हम लोग जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं तो हम काफ़ी समझ में हैं, हमें काफ़ी समझ है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या सेंटर जाना ज़रूरी है, क्या कोचिंग लगाना कहीं पे ज़रूरी है ना, किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके टाइपिंग करना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें ना, देखो ये सब हमारे मन के वहम है ना। आप चाहो तो मोबाइल में टाइपिंग करके भी सीपीसीटी निकाल सकते हो। बहुत से बच्चे हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि सर हम लोग मोबाइल पे टाइपिंग करते हैं, क्या हम पास हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल पास हो सकते हो, अगर दृढ़ निश्चय है मन में आपका, ये आपने भाव बना लिया कि मुझे क्लियर करनी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती है। और अगर आपने सोचा ही नहीं कि मुझे पास होना है तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको पास करवा सके, है ना। तो पास होइए सब लोग, ठीक है। और पास होने के बाद जल्दी जल्दी जॉब में लग जाइए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि होता क्या है कि जितना हमें चाहिए उतना ले लिया, उसके बाद फेंक दिया, फिर क्या है, फिर से मैसेज कर देंगे सर तो फिर से आंसर दे देंगे, और मैं किसी का भी आंसर दिए बगैर रह नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ परीक्षा की तैयारी कीजिए, पास होइए, है ना। और जिन जिन के भी पेपर हैं तो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था उसको ध्यान से साथ लेके जाएं। क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है आपको, 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है, पेन लेके जाना है, और एक अपना जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है ना, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, पेन, ये 3 चीज़ें आपको साथ लेके जानी हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सीपीसीटी की हमारी जो क्लासेस हैं वो तो चल ही रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।